सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैं अभी इन बातों पर गौर कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाला नदीम के सिवा कोई और नहीं था। उसके चेहरे पर इस वक्त बड़ी गंभीर किस्म की संजीदगी तारी थी। शायद वह सुबह के अखबारात का मुताला कर चुका था। कुछ देर तक हमारे दरमियान आम मौजू पर गुफ्तगू होती रही। फिर खुद ही मैंने उसे खरीदने की खातर पूछा कि तुमने आज अखबारात में शाया होने वाली सुर्खियों को देखा है? हाँ, इस वक्त मैं उसी सिलसिले में आया था। कोई खास बात? मैंने बेपरवाही से अनजान बनते हुए पूछा। मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम और दोस्ताना मशवरा देना चाहता हूँ। खैरियत? मैंने दोबारा ताज्जुब का इजहार किया तो वह किसी गहरी संजीदगी से बोला, खैरियत अब इसी में है कि तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से वापस चले जाओ। मैं समझा नहीं, मैंने हैरत का इजहार किया। मैं भी अभी तक नहीं समझ सका कि तुम इस बादामी रंग के सूट वाले पर किस तरह शुबा हो गया था। नदीम का लहजा मैनीखेज था। लेकिन मुझे बातों में उड़ाने की कोशिश मत करो। नदीम ने मेरा जुमला काटते हुए तेजी से कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर अपने साथ लाया था। मेरा कोई ना कोई आदमी हर वक्त तुम्हारी निगाहों में उजल रहने के बावजूद तुम्हारी निगरानी पर मामूर रहता है, जिससे मुझे पल पल की खबरें मिलती रहती हैं। ओह, मैंने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे बारे में तुम्हारे नुमाइंदे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट क्या है? तुम खासी देर तक लेडी मकरानस के मोमी मुजस्मे के करीब रहे थे। इस बात का आज के अखबारात में शाया होने वाली खबरों से क्या ताल्लुक है? मुजस्मे के करीब हटने के बाद तुमने एक साउंड प्रूफ फोन बूथ से किसी को फोन कॉल की थी, जिसके 10 मिनट बाद ही पुलिस स्क्वाड की वो कार्रवाई अमल में आई थी, जिससे अखबारात ने मकामी पुलिस की शानदार कारकर्दगी करार दिया था। नदीम ने मेरे चेहरे के तासरात को बेगौर देखते हुए सवाल किया, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुमने वो फोन किसको किया था? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पहलू बदल कर पूछा। वो कॉल तुमने पुलिस के मोबाइल नंबरों पर की थी, जिसके बाद ही वह ऑपरेशन अमल में आया था। 2 और 2 को 4 करना कोई ऐसी दुश्वार भी नहीं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे बाय द वे, क्या ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे सादा लिबास वालों ने मेरे बारे में तुम्हें जो रिपोर्ट दी है वो महज क्यास आराई हो, जिनका असलियत से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं? प्लीज शहबाज, नदीम ने संजीदगी से कहा, तुम जिस बात को मजाक में टालने की कोशिश कर रहे हो वो एक संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे बताओ कि तुम इस बादामी रंग के सूट वाले पर क्यों शुबा हुआ था? मेरी छठी हिस्से ने मुझे इसकी जानब से मोहतात रहने का मशवरा दिया था। क्यों? क्या तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें नहीं बताया कि वो शख्स साओ के अजायब खाने में दाखिल होने के बाद ही मेरे ताक़ब में लगा हुआ था? मैंने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं कि पुलिस ने उसे कब और क्यों गिरफ्तार किया था, लेकिन मैं ये बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वो पुलिस के चुंगल में ना फंस गया होता तो शायद फिर मुझे बराह रास्त इसकी गोश माली के लिए कोई मुनासिब तरीका अख्तियार करना पड़ा। मुझे तुम्हारी जहानत पर कोई शुबा नहीं। मैं तुम्हारी छठी हिस्स के कुछ तजर्बात इससे बेशतर भी देख और आजमा चुका हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मालूम करना है कि तुमने वो फोन कॉल किसे की थी। पुलिस के मोबाइल स्क्वाड को मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। लेडी मकलानस की साबका हिदायत पर मैंने तय कर लिया था कि उसका नाम किसी तरह भी मैदान में नहीं आने दूंगा। और तुम्हें पुलिस मोबाइलों के नंबर का इल्म किस तरह हुआ था? नदीम ने मुझे खरीदने की कोशिश की। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा ताल्लुक पुलिस के महकमे से भी रह चुका है, जहां इस किस्म के इमरजेंसी नंबरों को याद रखना और उनका बर वक्त इस्तेमाल इंतहाई अहम और जरूरी समझा जाता है। क्या तुम इस सूट वाले से पहले से वाकिफ थे? हाँ, मैंने हवा में तीर छोड़ते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि मैंने उस रोज उसे देखा था जब मैं ग्राहम से 2 टोक गुफ्तगू के इरादे से लकी स्टार के मखसूस फ्लोर पर गया था। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो शायद वो एडगर के कागो का कोई अहम फर्द होगा जिसे मेरी नकलो हरकत का जायजा लेने पर मामूर किया गया था।
इस बार नदीम ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में गुम हो गया था। गालबन वो तीर जो मैंने अंधेरे में चलाया था ठीक निशाने पर लगा था। क्या सोच रहे हो? मैंने उसकी खामोशी को टटोलने की खातिर पूछा। बादामी सूट वाले की हद तक तुम्हारी बात पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन नीले रंग की वैन से बैनुल इकवामी दहशत पसंद ग्रोह से मुतअल्लिक अफराद की गिरफ्तारी, ये इत्तफाक भी हो सकता है। मैंने जल्दी में वजाहत की। दुनिया के अक्सर ममालिक इन जुराइम पेशा अफराद की बीख कनी की खातिर इनके एक गिरोह अपना घेराव तंग कर रहे थे। ऐन मुमकिन है कि पुलिस मोबाइल के स्क्वाड महज शुबे की बुनियाद पर उस वैन को चेक किया हो और वो लोग इत्तफाकन पुलिस के हत्थे चढ़ गए हों। हो सकता है, नदीम ने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर मेरी निगाहों में निगाहें डालकर बोला, मैं तुम्हारे मफरूदे पर फिलहाल यकीन किए लेता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें अभी तक इस बात का इल्म नहीं हो सका कि वह बादामी सूट वाला कितनी अहम शख्सियत का मालिक था। अखबार में शाया होने वाली खबरों से भी इस बात का अंदाजा होता है कि अगर वो अहम शख्सियत का मालिक ना होता तो पुलिस इतनी आसानी से उसे बाइज्जत तौर पर रिहा ना कर देती। मैं तुम्हारी मालूमात में एक बात का और इजाफा करना पसंद करूंगा, नदीम सपाट लहजे में बोला। बरताने में पुलिस इतनी फालतू भी नहीं कि वो किसी नामालूम शख्स की जानब से मौसूल होने वाली मामूली से मामूली बात की छानबीन करने की खातिर अपना कीमती वक्त बर्बाद करती फिरे। मैं समझा नहीं, मैं कदरे गड़बड़ाकर बोला। नदीम की दलील में खासा वजन था। क्या तुम्हारे फोन पर पुलिस को अपने नाम और पते उसे आगाह किया था? नहीं, मैं रवानी में कह गया। फिर तुम्हारी बात में कितने फीसद सदाकत है, इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकता हूँ, नदीम ने मैनी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा तल्लुक जिस मैदान से है, वहाँ रेत का एक जर्रा भी अगर उड़कर इधर उधर हो जाए तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी शक्ल में हमें नाकाबिले तलाफी नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। कभी कभी तो जिंदगी के भी डाले पड़ जाते हैं। मैं समझ रहा था कि वो मुझे क्या बावर कराने की कोशिश कर रहा है। उसका अंदाजा गलत भी नहीं था। वो इस बात की तह तक पहुंच गया था कि मेरे बयान में कहीं न कहीं खला जरूर है। उसकी सोच अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन मैं लेडी मकलानस के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। पहली मुलाकात के दौरान ही लेडी मकलानस ने बड़ी सख्ती से मुझ पर यह पाबंदी आयद की थी कि मैं उसके बारे में हमेशा अपनी जुबान बंद रखने की कोशिश करूंगा। दूसरी सूरत में मेरे हक में बरामद होने वाला नतीजा किसी तौर पर भी अच्छा साबित नहीं होगा। मैं खामोशी से नदीम के चेहरे के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाता रहा। कुछ देर तक वो अपनी किसी सोच में मुस्तगर्क रहा, फिर यकलख दोस्ताना अंदाज में बोला, अगर तुमको मेरी किसी बात से दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त रहेंगे। मैं समझता हूँ कि कभी कोई जाती मजबूरी भी दोस्ती की राह में आड़े आ जाती है। बहरहाल इस वक्त हमें जिस सूरत हाल का सामना है वो ज्यादा अच्छी नहीं। क्या मतलब? तुम्हारे पास करीने से बेशतर मेरे एक खास आदमी ने मुझे मतला किया था कि कल रात के पिछले पहर किसी ने जिम गादर उर्फ जिमी को पुरइसरार तौर पर मौत के घाट उतार दिया है। उसकी लाश उसकी ख्वाबगाह से ही बरामद हुई है और जिस इमारत में वो मुकीम था उसके बाहर फुट पाथ से पुलिस के उस सादा लिबास वाले कारिंदे की लाश भी मिली जिसे जिमी की निगरानी पर मामूर किया गया था। जिमगा वरियाजा जिमी उसी शख्स का नाम था जो बादामी रंग के सूट में था और तुम्हारी छठी हिस्स के मुताबिक वो तुम्हारे ताक़ब में लगा हुआ था। नदीम ने बेज़ाहिर संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन मैं उसके लबे लहजे में हल्के से तंज की अमीज़श को महसूस कर रहा था। नदीम ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, तुम्हें शायद इस बात का इल्म ना हो कि जिमी एडगर का दस्ते रास्त भी था। एडगर उर्फ एडी के बारे में तुम्हें सिर्फ इतना बता देना काफी समझता हूँ कि वो ग्राहम से कहीं ज्यादा खतरनाक शख्सियत का मालिक है। एक छोटा सा नुकसान भी बर्दाश्त करना उसके असूल के खिलाफ है। जिमी तो उसके लिए बहुत ज्यादा अहम था। फिर मेरा अब भी यही मशवरा है कि तुम पहली फ्लाइट से वापस लौट जाओ, वरना हालात कोई नादक मूड भी इख्तियार कर सकते हैं। मौत से डरकर भागना बुज़दिली की इलामत है, मैंने फैसला कुल लहजे में जवाब दिया। अगर तुम्हारा आखिरी फैसला यही है तो फिर मैं तुम्हें खुद अपने साय से भी आइंदा मुख्तात रहने का मशवरा दूंगा, नदीम ने संजीदगी से कहा और फिर कुछ देर बाद उठकर चला गया। जाते जाते उसने एक बार फिर संगीन हालात का एहसास दिलाने की कोशिश की थी। दोपहर के खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने की गरज से लेटा तो मेरे जहन में अचानक लेडी मकलानस का तस्वर उभर आया।
लंदन के मतवस्त तबके में उसके बारे में जो मुख्तलिफ बातें मशहूर थीं, मैंने लेडी मकलानस से उससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ पाया था। वह बिलाशुबा अपने किरदार में एक पुरइसरार वजूद की मालिक थी। मैं अपनी आंखों से मकलानस की असल में उसकी पुरइसरार कुव्वत का नाकाबिले यकीन तमाशा देख चुका था। वो सिर्फ जादूगरनी नहीं बल्कि बड़ी पहलूदार शख्सियत की मालिक थी। वो मेरी मौसना भी थी। गरीशा की खूबसूरत चुंगल से निजात दिलाने में भी उसने मेरी मदद की थी, और अब उसने अपने मोमी मुजस्मे के जरिए मुझे जिन खतरों की निशानदही करके जिंदगी बख्शी थी, वो भी मेरे लिए नाकाबिले फरामोश थी। लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ एक अहम सवाल भी बार बार मेरे जहन में उभर आता था। लेडी मकलानस को मेरी जात से क्या दिलचस्पी लाहक हो गई थी? अगर वह मशरकी ममालिक अफराद के लिए किसी वजह से अपने दिल में कोई नरम गोशा रखती थी, तो लंदन में मेरे अलावा भी लाखों अफराद मौजूद थे। फिर पूरा फाल मेरे ही नाम क्यों निकला था? क्या यह महज इत्तेफाक था या उसके पर्दे पर्दा भी कोई पुरइसरार बात पोशीदा थी? बड़ी देर तक मैं बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। मेरे जहन में मुतअद्दिद सवालात उबर उबर कर आपस में गुडमुड हो रहे थे। फिर अचानक कुछ सोचकर मैं तेजी से उठा। रसूल उठाकर मैंने ऑपरेटर से डायरेक्ट लाइन मांगी और मकलानस केसल के नंबर डायल करने लगा। मुझे अभी तक उन नंबरों को इस्तेमाल करने या ना करने के सिलसिले में लेडी मकलानस की जानब से कोई वादे इशारा नहीं मिला था। कुछ देर तक दूसरी जानब से घंटी बजने की आवाज उभरती रही। फिर किसी मर्द ने कॉल रिसीव की थी। हेलो, मेरे कान में एक आवाज गूंजी जिसमें बेजारी का आंसर शामिल था। मुझे लेडी मकलानस से बात करना है, मैंने मुहज्जब लहजे में कहा। क्या नाम है तुम्हारा? इस बार भी तुर्श लहजे में सवाल किया गया। क्या मेरे लिए अपना नाम का इजहार करना जरूरी है? हाँ, खुरदरे अंदाज में कहा गया। उसके बगैर मादाम उसी किसी अजनबी से बात करना पसंद नहीं करती। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए अपना नाम जाहिर करना मुनासिब ना होगा। ये तुम्हारा ख्याल है? मेरा ख्याल है कि मेरे लिए अपना नाम जाहिर करना मुनासिब ना होगा। ये तुम्हारा ख्याल है, मगर मुझे यकीन है कि ना मालूम हुए बगैर मादाम तुम्हें कोई अहमियत नहीं देंगी, इसलिए कि ये गैर मुतल्लका लोगों को मुंह लगाना मादाम के असूल के खिलाफ है। क्या ये रेफरेंस काफी ना होगा कि मैं कल मादाम तसाओ के अजायब खाने गया था? मैंने कुछ सोचते हुए कहा। लेडी मकलानस के लिए ये हवाला काफी होगा। मैं नहीं समझ सका कि तुम बिला वजह अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे से हकारत मतरशा थी। मादाम तसाओ के अजायब खाने हर रोज लाखों अफराद तफरीह की गर्ज से जाते हैं और हर रोज मुझे इसी किस्म की फजूल कालों को रिसीव करना पड़ता है। मैं तुम्हारी बात की तरवीद नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि मैं 2 बार मकलानस केसल भी आ चुका हूँ। मैंने उस पर अपनी अहमियत जताने की कोशिश की। मेरे पास वो मखसूस सुनहरी सिक्का भी मौजूद है जिसे दिखाकर मैं बिला किसी रोक टोक के मादाम से मुलाकात करने का शर्फ हासिल कर सकता हूँ। नंबर बताओ। नंबर 1, मैंने जल्दी से कहा। इंतजार करो, सपाट लहजे में जवाब मिला। मैं मादाम को मदला करता हूँ। फिर कोई 5-7 मिनट गुजर जाने के बाद ही दूसरी सिमत से लेडी मकलानस की मानूस आवाज सुनाई दी। कहाँ से बात कर रहे हो? अपने होटल के कमरे से। मेरा नाम? नहीं, मेरी बात को तेजी से काटते हुए कहा। क्या नाम बताकर तुम दूसरी हमाकत का सबूत दोगे? मैं समझा नहीं। तुम्हें कम अज कम होटल से मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल मकसद बयान करो। मेरी इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता रात बादामी रंग वाले सूट वाले को कत्ल कर दिया गया है। उसके अलावा जो शख्स कत्ल सादा लिबास में उसकी निगरानी पर मामूर किया गया था, उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे अजीज? क्या तुमसे मुतल्लक कोई ऐसी इत्तला भी हो सकती है जो मुझसे पहले तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए? लेडी मकलानस ने संजीदगी से कहा। मुझे इस बात का भी इल्म है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फौरी तौर पर वापसी का मशवरा दिया था। मैंने इसी गरज से फोन किया था। मैंने जल्दी से कहा। क्या मुझे अपने दोस्त का मशवरा कबूल कर लेना चाहिए? हालात ने जो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है, उसके पेशे नजर तुम्हारे दोस्त का मशवरा अपनी जगह गलत नहीं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम्हें मेरी हमदर्दी हासिल है, उस वक्त तक कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या एडगर के अपने दस्ते रास्त की मौत पर भी खामोश रहेगा? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि एडी का शुमार दुनिया के टॉप क्लास दहशत गर्दों में होता है।
वो ऑक्टोपस के मुकाबले में कहीं ज्यादा शैतान, मकार, दोगला और खबीस वाक़या हुआ है। बैनुल अक़वामी नौइयत की सैकड़ों होलनाक दहाइयों में बराह रास्त मुलव्वस होने के बावजूद उसने अभी तक अपने पीछे कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ा जो उसे पुलिस की नज़रों में मशकूक साबित कर सके। लेडी मैकलानस ने अपने सिलसिला कराम जारी रखते हुए कहा, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि जिमी की मौत ने उसे पागल कर दिया है, और ऐसी शक्ल में जबकि उसकी मजबूरन जिमी को अपने रास्ते से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। अगर जिमी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो ऐन मुमकिन था कि वो एडी के सिलसिले में पुलिस के 3rd डिग्री ट्रीटमेंट से मजबूर होकर अपनी जुबान खोलने पर मजबूर हो जाता, और इस वक्त एडी के जहन में तुम्हारे खिलाफ पकने वाला लावा फट कर उबल पड़ने के लिए ठाठे मार रहा है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बर वक्त मेरी मदद ना की होती तो शायद भूल जाओ इन पुरानी और रवायाती बातों को। आज की इसी दुनिया में बगैर किसी मफाद के कोई किसी के काम नहीं आता, हत्ता कि मैं भी नहीं। लेडी मैकलानस ने बड़ी संजीदगी से कहा, फिर अपनी बात की वजाहत करते हुए बोली, जानते हो कि तुम मेरी तवज्जो का मरकज क्यों बने हो? नहीं, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। जिस तरह किसी धनी पढ़ने वाले के लिए बाजार में रखने वाली हर नई किताब एक खास दिलचस्पी का बायस बन जाती है, बिल्कुल उसी तरह किसी भी नवार्द का सामने मेरे अंदर तजस्सुस को हवा देता है। मुझे मशरक से वालहाना इश्क है, इसलिए मैं मशरक के लोगों में ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। जिस तरह मुताले का शौकीन किताब के मुकम्मल कर लेने के बाद अपनी दिलचस्पी किसी नई किताब की जानब मबजूल कर देता है, उसी तरह मशरकी बोदोबाश रखने वालों के किरदार को अपनी कसौटी पर परखने के बाद उनकी शख्सियत मेरे लिए अपनी अहमियत खो देती है। लेकिन तुम्हारा मामला ज़रा मुख्तलिफ है, जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम्हारी शख्सियत का मुताला अभी तक मेरे लिए मुमकिन नहीं हुआ। मैंने अपने तजर्बात में आज तक कभी शिकस्त का सामना नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई ऐसी मख्फी कुव्वत ज़रूर मौजूद है जो मेरे तजस्सुस को उभार रही है। मख्फी कुव्वत? मैंने अपने हाथ में मौजूद संदली अंगूठी की जानब देखते हुए अनजान बनकर पूछा। मैं समझा नहीं। हो सकता है कि तुम खुद भी इस पोशीदा मगर हैरत अंगेज कुव्वत की मौजूदगी से ला इल्म हो। ये भी मुमकिन है तुमने इस राज से वाकिफ होने के बावजूद उसे ज़बान तक ना लाने की कसम खा रखी हो। बहरहाल जब तक मैं मुअम्मे को हल नहीं कर लेती, तुम्हारी ज़ात में मेरी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। मैं अब भी इन बातों का मकसद समझने से कासर हूँ। मैंने बदस्तूर संजीदगी से कहा कि आप मेरी इस पोशीदा ताकत के बारे में बताना पसंद करेंगी जो मेरे वजूद के अंदर मौजूद होने के बावजूद मेरे इल्म में नहीं। अगर तुम गलत बयानी से काम नहीं ले रहे तो फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे दिल की गहराइयों में नहीं झांक सकती। कि आप मेरे दरपेश हालात के पेश नज़र मेरे बारे में कोई पेश गोई करके मेरी रहनुमाई कर सकती हैं? मैंने बड़ी सादगी से कहा। इस बार तुमने अपनी जहानत का सबूत देकर एक अहम बात दरियाफ्त की। लेडी मैकलानस ने जवाब दिया, मेरी बात गौर से सुनो और अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। तुम्हें बहुत जल्द दोबारा अगवा करने की कामयाब कोशिश की जाएगी। कामयाब कोशिश? मैंने चौंकते हुए तेजी से दरियाफ्त किया। क्या मुझे अगवा करने वाले अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे? हाँ, लेडी मैकलानस ने ठोस लहजे में जवाब दिया, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और एक बात क्या ख्याल रहे, तुम मज़ाहमत की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो खसारे में रहोगे। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही बताना पसंद करूंगी, लेकिन मेरा कीमती वक्त बर्बाद ना करो। अचानक लेडी मैकलानस ने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हुए कहा, सिर्फ मेरी हदायत पर अमल करते रहो। बाकी उसके साथ ही दूसरी जन्म से रसूल क्रेडल पर रखने की आवाज उभरी। मैं कुछ देर रसूल हाथ में लिए बैठा रहा, फिर मैंने भी उसे क्रेडल पर वापस रख दिया। तुम्हें दोबारा अगवा करने की कामयाब कोशिश की जाएगी। लेडी मैकलानस का कहा हुआ वो जुमला बड़ी देर तक मेरे जहन में खटकता रहा। शाम की चाय पीने की गरज से मैं अपने कमरे की निकलकर लिफ्ट के जरिए नीचे जाने लगा तो इत्तफाकन मेरी नजर लिफ्ट में मौजूद उस खूबसूरत हसीन और कम चरण लड़की पर पड़ी जो मेरे साथ सफर कर रही थी। रंगत के एतबार से वो मकामी ही लग रही थी। उसकी आंखें बेहद सहर अंगेज थी जो सनफे मुखालिफ को अपनी तरफ मतवज्जा करने में बिलाशुबा भरपूर कशिश रखती थी। लड़की के जिस्म के नशीबो फराद भी
खासे दिलकश थे। मैंने अपनी उजली जिल्द की नुमाइश की खातिर मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहन रखा था। उसकी उम्र मेरे मोहतात के अंदाजे के मुताबिक 17-18 साल से किसी तरह भी ज्यादा नहीं थी। मशरक में इस उम्र की लड़कियों को ज़हनी तौर पर नाबालग और मासूम ही समझा जाता है, लेकिन मगरब की रवायत उसके बरअक्स थी। वहाँ 14 साल की उम्र तक पहुँचते ही लड़कियां ना सिर्फ ये कि बालग हो जाती हैं, बल्कि जिंदगी की तमाम ऊंच नीच से भी पूरी तरह वाकिफ हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि मगरब की आज़ाद फिजा में खुलकर सांस लेने का सबब उनको जिनसी बेहरा रवि का शिकार कर देता है। इस कैफियत में अगर उनके कदमों में कोई लग़ज़श आ जाए तो उसे ज्यादा मायूब भी नहीं समझा जाता। लड़की के बुजुर्ग उसे सरजश करने या कोई खातिर ख्वाह सजा देने की बजाय उसकी हर मुमकिन मदद करते हैं जब तक उसकी मुश्किल आसान ना हो जाए। वो हर तरह से उसकी देखभाल करते हैं। उसके बाद दोबारा उसे सफारी पार्कों में चौकड़ियां बढ़ते हुए हरनों की तरह आजाद छोड़ दिया जाता है। लिफ्ट में हम सफर लड़की को देखकर मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा ही अंदाजा हुआ था। उसकी गजाली, नशीली और बेबाक निगाहों में किसी ऐसे माहर शिकारी की वह तमाम तर खसूसियात मौजूद थी जो किसी शिकार को अपने जाल में फांसने की पूरी सलाहियत रखता है। हो सकता है कि मेरे जहन में उभरने वाला वो ख्याल महज नस्ली और मजहबी तफरीक का नतीजा हो, लेकिन मुझसे निगाहें चार हो जाने के बाद उसके गुलाबी और गुलदार होंठों पर जो मैनीखेज मुस्कुराहट उभरी थी, उसका मफहूम साफ लफ्जों में कुछ यही था कि तुम अगर आमादा हो तो मेरी सोहबत में खुशगवार लम्हे भी गुजार सकते हो। आम हालात में अगर वह हसीन लड़की मुझसे इस तरह टकराई होती तो शायद मैं उसकी निगाहों की इस मफहूमी दावत को वक्ती गुजारी के तौर पर तफरीह के लिए कबूल कर लेता, लेकिन हालात ने मेरे इतराफ जो जाल बुन रखे थे उसमें मेरी एक मामूली सी गलती भी मेरे लिए नाकाबिले तफाफी नुकसान का सबब बन सकती थी। मैं बजाते खुद भी चौंका शिकार का शौकीन था, इसलिए इसे हकीकत से भी पूरी तरह वाकफियत रखता था कि किसी खतरनाक शिकार को फांसने के लिए अक्सर मामूल जानवरों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुमकिन है मेरे दुश्मन ने भी इस लड़की को मेरे लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की हो। चुनाचे मैंने लड़की की मैनीखेज मुस्कुराहट के जवाब में कुछ इस तरह निगाहें फेर ली जैसे मैंने सिरे से उसकी तरफ पूरी तवज्जो ही ना दी हो। लेडी मकलानस फोन पर मेरे बारे में किसी कामयाब अगवा की कोशिश जो पेश गोई की थी, उसकी पेशे नजर जरूरी था कि मैं अपने साये से भी मोहतात रहूं। उसने मुझे खास तौर पर ताकीद की थी कि मैं उस अगवा की कोशिश को नाकाम बनाने की खातिर किसी जवाबी कार्रवाई से गुरेज करूं, वरना खसारे में रहूंगा। मुमकिन है उसने मेरी जवाबी कार्रवाई की शक्ल में किसी खतरे की बू सूंघ ली हो, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद को तरन वाले की तरह थाली में रखकर दुश्मनों के सामने पेश कर देने को तैयार नहीं था। चुनाचा उस रोज भी कमरे से निकलते वक्त मैंने ना सिर्फ ये कि अपने ऑटोमेटिक को लोड कर लिया था, बल्कि एक फालतू मैगजीन भी मेरी जेब में महफूज था। अगले लम्हे क्या पेश आने वाला था मैं उससे कतई ला इल्म था, लेकिन मुझे इस बात का भी बखूबी इल्म था कि महज दूसरों के सहारे जीने वाले और दूसरों की कुव्वत पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाले जिंदगी में अपने लिए कोई मुकाम नहीं बना सकते। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी सलाहियतों को जंग आलूद कर लेते हैं। उनका अंजाम बड़ा मायूस कौन होता है। तारीख गवाह है कि वो अजीम ताकतें जो कल तक दुनिया के नक्शे पर सरे फहरिस्त नजर आती थी, आज अपनी बका की जंग लड़ने में मसरूफ हैं, और वो ममालिक जो इस अजीम ताकत के साए तले पनाह गुज़ीर थे, अजीब कसम पसरी का शिकार हैं। एक साबका पुलिस अफीसर होने के नाते भी किसी मुजरिम के आगे हथियार डाल देना मेरी शान के खिलाफ था। मैं मुसलमान हूँ और इस बात का यकीन कामिल रखता हूँ कि मौत का जो वक्त मुकर्रर किया जा चुका है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। अगर किस्मत ने दुश्मन की तरफ से चलाई गई गोली पर मेरा नाम रकम कर दिया था तो लेडी मकलानत की पेश गोई या पुर इसरार कुव्वतें भी उसे नहीं मिटा सकती थी। हाल में पहुंचकर बेरे को चाय का आर्डर देने के बाद मैं सर्विस का इंतजार कर रहा था कि वही कमसन, हसीन और बेहजाब लड़की जो लिफ्ट में मुझे देखकर मुस्कुराई थी मेरे करीब आकर रुक गई। मेरा नाम रोज है, उसने मेरी निगाहों में झांकते हुए अपना तारफ कराया। रोज हार्वर्ड, खूबसूरत नाम है। मेरा लहजा सपाट था। मैं मिस्टर यारवर्ड की बेटी हूँ। पहली बार मैंने हार्वर्ड के नाम को सरसरी तौर पर सुना था, लेकिन जब दूसरी बार उसने वो नाम दोहराया तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। नदीम ने गद्दारी के जुर्म में नॉर्मन को जो सजा दी थी, हार्वर्ड भी उसकी लपेट में आ गया था।
ग्राहम ने मुलाकात के दौरान खुले लफ्जों में इस बात का इजहार किया था कि जो लोग मुझ पर कातना हमला कर रहे हैं और मेरी जान लेने के दर पे हैं, वो नॉर्मन और हार्वर्ड के दोस्त अहबाब हैं। अगर रोज उसी हार्वर्ड की बेटी थी जो सैकड़ों मने मिट्टी के नीचे दफन किया जा चुका था, तो फिर वो मुझसे करीब होने की कोशिश क्यों कर रही थी? वो गुलाब के किसी तरोताजा फूल की मानत शादाब नजर आ रही थी। उसकी मुस्कुराती नजरों या चेहरे की किसी ऐसी अलामत का इजहार नहीं हो रहा था जिसे किसी इंतकामी साजिश से ताबीर किया जा सकता। आपका नाम शायद शहबाज खान है, उसने बेतकल्फी से कहा। जी हाँ, मैंने संजीदगी से कहा। आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन क्या आप मुझे बैठने को नहीं कहेंगे? उसने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया, फिर मेरे इशारे पर ऐन मेरे मद्दे मुकाबल बैठते हुए बोली, आप छठे फ्लोर के रूम नंबर 604 में मुकीम हैं। जी हाँ, मेरा क्याम 603 में है, उसने कहा। मैंने कल रात ही पेरिस से यहाँ पहुंची हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके साथ वाला रूम भी मिल गया। क्या आप मुझे पहले से जानती हैं? मैंने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। जी नहीं, वो इस बार संजीदगी से बोली। आपका नाम मुझे काउंटर से मालूम हुआ था। दरअसल मैं जब भी किसी होटल में ठहरती हूँ तो अपने पड़ोस में रहने वालों के बारे में जरूर दरियाफ्त करती हूँ। ये मेरी हॉबी है। कि आपका मुस्तकिल क्याम यही लंदन में नहीं है? कभी था, अब नहीं। मैं समझा नहीं। मेरी माँ का ताल्लुक जर्मनी से है, वो संजीदगी से बोली। लोगों का एक आम तासर है कि जर्मन औरत अपने शोहर के मामले में सबसे ज्यादा वफादार और खिदमत गुजार होती हैं, और मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगी। वैसे मेरी पैदाइश यहीं लंदन में हुई थी। 4 साल की उम्र तक मैं यहीं पली बड़ी, लेकिन उसके बाद, वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बुझे हुए लहजे में बोली, उसके बाद मुझे अपनी माँ के साथ जर्मनी वापस जाना पड़ा। लंदन के हालात से हमारे लिए साजगार नहीं रहे थे। क्यों, कोई खास वजह? हाँ, रोज ने एक सर्द आह भरकर कहा, मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं, ऐसा होता रहता है। आम लोगों के अलावा शाही महल से वाबस्ता अफराद के बारे में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं जो आए दिन अखबारात की ज़ीनत बनते रहते हैं। आप पेरिस में कहाँ रहती हैं? मेरा ख्याल है कि आप कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ़ का मुजाहरा कर रहे हैं, उसने सपाट आवाज में कहा। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, इसलिए आप मुझे तुम कहकर भी मुखातब कर सकते हो। तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ अभी तक जर्मनी में मुकीम है। मैंने बुजुर्गाना अंदाज इख्तियार किया। मैंने गलत नहीं कहा था। तलाक हो जाने के बाद उसने जर्मन वापस जाकर अपने एक सुपर स्टोर में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मैं पेरिस में तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरी माँ मेरे मुस्तकबल को बहुत ताबनाक देखने की ख्वाहिशमंद है। सुपर स्टोर की मुलाजमत से जो वक्त बच जाता है उसमें वो ट्यूशन पढ़ाती हैं, इसलिए कि मुझे तालीम के दरमियान सरमाए की कमी का एहसास ना हो सके। तुम्हारे वालिद यहाँ लंदन में कहाँ मुकीम हैं? मैंने दरियाफ्त किया। फिर वजाहत तलब लहजे में बोला कि तुम अपने वालिद से मिलने की गर्ज से आई हो। जो लोग मर जाते हैं उनसे मुलाकात करना मुमकिन नहीं होता। उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। क्या मतलब? मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। तुम्हारे वालिद यहाँ कहाँ रहते हैं? हर वो बुरा काम जो इंसान के लिए किसी भी वक्त तबाही का बायस बन सकता है। रोज ने अपना निचला होंठ चबाते हुए जवाब दिया। वो जिस रास्ते के मुसाफिर थे उस पर जगह जगह मौत के माइल अस्तून निस्ब थे, लेकिन दौलत की हवस और रातों रात बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश इंसान को अंधा कर देती है। मेरा बाप भी खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरकर खुद ही हलाक हो गया। मुझे उससे कोई हमदर्दी भी नहीं है। हमारी तहजीब के एतवार कुछ अजीब हैं। बच्चों को बहुत जल्द उस वक़्त माँ बाप अपने कुर्ब से दूर कर देते हैं जब उसे तरबियत की ज़रूरत होती है। ऐसी सूरत में बच्चों को कम उम्र ही से अपने रास्ते का तयन करना पड़ता है। शायद यही वजह है कि हम बहुत जल्द आज़ादी से मुतासर होकर गुमराही का शिकार हो जाते हैं। रोशनियों की चमक दमक से हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, फिर इस वक्त खुलती हैं जब वक्त गुजर चुका होता है। हमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। सच पूछिए तो हम बेरवी का शिकार नहीं हैं, बल्कि ये सब कुछ इंतकामी कार्रवाई का एक लामतनाही सिलसिला है। हम जो जहर पी चुके हैं उसे एक से दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर रहे हैं। रोज बड़ी समझदारी की बातें कर रही थी। मैंने पहली नज़र में उसके बारे में जो राय कायम की थी वो दुरुस्त नहीं थी। मुझे उसकी बातों से या उसकी माँ की बदकिस्मती की दास्तान से भी
कोई गर्ज नहीं थी। मेरे जहन में तो बस उसका एक जुमला खटक रहा था। उसने मेरे बराबर वाला कमरा मिल जाने को अपनी खुशकिस्मती करार दिया था। आखिर क्यों? बैरा मेरे आर्डर के सर्विस करने लगा तो मैंने रोज से पूछा, तुम क्या लेना पसंद करोगी? मैं चाय पी चुकी हूँ, फिर भी कंपनी देने की खातिर एक कप काफी पी लूंगी। मैंने बैरी को काफी का आर्डर दिया तो वे उल्टे कदमों से वापस चला गया। मैं बज़ाहिर चाय पीने में मसरूफ था, लेकिन इसके साथ भी ये भी महसूस कर रहा था कि रोज मुझे पुरतजस्सुस नजरों से टिकटिकी बांधे देख रही थी। बैरा काफी ले आया तो उसने अपने लिए कप तैयार किया, फिर एक घूंट लेते हुए बोली, क्या आप महज सैर सेहत की गरज से लंदन आए हैं या कोई और काम भी मकसूद था? कुछ कारोबारी मामलात भी निपटाने थे। मैंने रोज के जुमले की चुभन को महसूस करते हुए जवाब दिया, इस होटल में आप तन्हा मुकीम हैं या आपका कोई और दोस्त भी है? मिस रोज, मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझसे क्या मालूम करना चाहती हो? सिर्फ इतना कि मेरे बाप की मौत किन हालात में वाक़या हुई। उसने बड़े साफ गोई से कहा, फिर मुझे सपाट नजरों से घूरते हुए बोली, मैं उसी हार्वर्ड की बेटी हूँ जो नॉर्मन के चक्कर में पढ़कर बर्बादी के उस रास्ते पर चल निकला था जिसकी आखिरी मंजिल मौत ही वाक़या हो सकती है। मैंने गलत तो नहीं कह रही। इंसान कोई भी रास्ता इख्तियार कर ले, उसकी सरहदें हमेशा मौत ही से जा मिलती हैं। लेकिन हो सकता है जो कुछ मुझे बताया गया है वो गलत हो। वो तेजी से मेरा जुमला दरमियान से उचकते हुए बोली, मुझे अपने मरहूम बाप से ना कोई हमदर्दी है, ना ही उसकी नाजायज राय से कमाई हुई किसी दौलत या जायदाद से अपना तरका वसूल करने की कोई ख्वाहिश रखती हूँ। लेकिन उस हकीकत से इनकार भी नहीं कर सकती कि वह बहर सूरत मेरा बाप जरूर था। तुम हार्वर्ड की मौत के बारे में क्या बताया गया है? मैंने सबल कर पूछा। यही कि वो नॉर्मन के साथ ही मारा गया था। उसने बड़ी साफ गोई से काम लिया। शायद आपके दोस्त को शुबा था कि नॉर्मन उसके साथ किसी गद्दारी का मर्तकब हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरा बाप नॉर्मन के हर नाजायज काम में बराबर का शरीक था। शायद उसी लिए नॉर्मन के साथ वो भी लपेट में आ गया। तुम्हें ये बातें किसने बताई? कल रात पेरिस से आने के बाद मैंने पहला काम यही किया था कि लकी स्टार के नंबरों पर राब्ता कायम करके अपने बाप की मौत के असल सबब दरियाफ्त करने की कोशिश करूं। क्या तुम्हारी गुफ्तगू ग्राहम से हुई है? मैंने गहरी संजीदगी इख्तियार करते हुए सवाल किया। नहीं, जिस शख्स ने कॉल रिसीव की थी उसने अपना तारफ एडी की हैसियत से कराया था। मुमकिन है एडी महज एक फर्जी नाम हो। बहरहाल उसने मुख्तसर मुझे नॉर्मन और मेरे बाप की गैर मकबी मौत के बारे में आगाह किया था। रोज ने काफी का आखिरी घोंट हलक के नीचे उतारते हुए कहा, उसी ने मुझे होटल की निशानदही करते हुए आपके नाम और रूम नंबर से आगाह किया था। ये बात मुझे एडी ही के जरिए मालूम हुई कि उसी होटल में आपका दोस्त भी मुकीम है, नॉर्मन और हार्वर्ड जिसके अताब का शिकार हुए थे। मेरा ख्याल है कि लंदन की पुलिस इतनी गई गुजरी भी नहीं कि किसी कातिल का सुराग ना लगा सके। मैंने सबल कर जवाब दिया, इसके अलावा कोई कातिल भी इतना अहमक नहीं होगा कि कत्ल जैसा खतरनाक जुर्म का इर्तिकाब करके खुले आम पुलिस की निगाहों के सामने दनदनाता फिरे। उसके साथ ही एक बात और भी तवज्जो तलब है। वो क्या? एडगर अगर तुमसे हमारे ऊपर कातिल होने का शुबा जाहिर कर सकता है तो उसने अब तक पुलिस को इस बात के से आगाह क्यों नहीं किया? रोज ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जो दलील पेश की थी शायद उसने उसे किसी ख्याल में मुस्तगर कर दिया। कुछ देर तक वो खाली खाली नजरों से मुझे तकती रही, फिर बड़े मध्यम लहजे में बोली, क्या मैं आप पर एतमाद कर सकती हूँ? इसका इन्हिसार तुम्हारी अपनी ज़ात से मुतल्लक है और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि तुम्हें यह बावर कराने की कोशिश की गई है कि असल मुजरिम मैं और मेरा साथी हैं। आपके दोस्त का क्या नाम है? नदीम, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। वो थर्ड फ्लोर पर अपनी मिसेज के साथ मुकीम है। क्या आप एडी से वाकिफ हैं? किसी हद तक मैंने मुहतात अंदाज इख्तियार किया। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, एडगर या एडी का शुमार उन दहशतगर्दों में किया जाता है जिनका नाम बैनुल अक़वामी पुलिस की फहरिस्त में दर्ज है। मैंने भी यही अंदाजा लगाया है। उसने मदम आवाज में जवाब दिया। क्या मतलब? मैंने रोज को वजाहत तलब नजरों से देखा। क्या तुम उससे बराह रास्त मिल चुकी हो? नहीं, कल रात पहली बार मैंने सिर्फ फोन पर उसकी आवाज सुनी है। हैरत है, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। सिर्फ एक बार फोन पर गुफ्तगू करने के बाद ही तुमने
اس کے بارے میں رائے بھی قائم کر لی۔ آپ کا یہ سوال میرے لیے غیر متوقع نہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، پھر کسی خیال میں گم ہو گئی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں مس روت، تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اسے خریدنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ مجھے پہلی فرصت میں اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ شاید میں نے ماں کی مرضی کے خلاف یہاں آنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ اس دفعہ روز کے لہجے میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ کوئی خاص بات؟ میں نے اس بار بڑی اپنائیت سے کہا۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ صحیح کون ہے اور کون غلط، اس کا فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں۔ پھر بھی میں نے آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گی۔ وہ کیا؟ ایڈی نے مجھے ملنے کی دعوت دی ہے۔ وہ کچھ توقف سے بولی۔ مجھے جرائم کی دنیا یا جرائم پیشہ افراد کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں، لیکن حالات کے پیش نظر میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ایڈی مجھے خریدنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ اس کی باتوں سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید وہ آپ کے خلاف کسی خطرناک اقدام کے سلسلے میں میری خدمات حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر اعتماد کر کے بھی غلطی کر رہی ہوں۔ بہرحال میں آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دوں گی۔ بہت بہت شکریہ، میں نے کہا۔ ویسے میں تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایڈی کے اشارے پر میرے اوپر قاتلانہ حملے بھی کیے ہو چکے ہیں، مگر میں تمہارے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں، شاید اس لیے کہ ابھی آسمانوں پر میری موت کے فیصلے پر آخری مہر نہیں لگی۔ میرے لیے اب آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ اس بار روز نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تمہیں پہلی فرصت میں اس ملک کی سرحدوں کو عبور کر جانا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھی، میرے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر کچھ جواب دیے بغیر بڑے مزمل انداز میں اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ روز کے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اتفاقات بھی کبھی کبھی عجیب صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ لندن میں اپنے باپ کے قاتلوں کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھی، اور اتفاق سے اسی ہوٹل میں ٹھہری جس میں میں اور ندیم قیام پذیر تھے۔ پھر ایڈی نے جو اسے اطلاعات فراہم کی تھی، اس کے پیش نظر وہ مجھ سے ملنے کی بجائے کسی اور طریقے سے بھی میرے اور ندیم کے سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ براہ راست مجھ سے مل بیٹھی، اور اب جاتے جاتے اس نے مجھے محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا، جس کے دو ہی مطلب ہو سکتے تھے۔ یا تو وہ حقیقتاً اتنی بھولی بھالی اور معصوم تھی کہ اسے میری باتوں پر یقین آ گیا تھا، یا پھر اس نے ایڈی کے کہنے پر مجھے پہلے سے طے شدہ کسی سازشی پروگرام کے تحت ایک خوبصورت فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت تھی کہ میں کسی نہ کسی زاویے سے اس کے باپ کی موت میں ملوث تھا۔ ایسی صورت میں ایڈی کے ذریعے حالات کا علم ہو جانے کے بعد اسے مجھ سے شدید نفرت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس اس نے مجھ سے بڑے سادہ اور سلجھے انداز میں گفتگو کی تھی، اور پھر ایک ہی ملاقات میں میری باتوں پر اعتماد کر کے مجھے ایڈی کی طرف سے محتاط رہنے کا مشورہ بھی دے ڈالا تھا۔ میں بڑی سنجیدگی سے روز کے طرز عمل پر غور کر رہا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر میں ہوٹل کی لائبریری میں جا بیٹھا۔ وہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن ان میں زیادہ تعداد بوڑھوں کی تھی جن کے پاس وقت گزاری کے لیے شاید مطالعے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے سرسری طور پر وہاں موجود افراد پر نظر ڈالی، پھر شیلف سے جم کارڈ کی ایک کتاب نکالی اور الگ تھلگ ایک کوچ میں بیٹھ کر اس عظیم شکاری کے ناقابل فراموش زندگی کے کارناموں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ جو لوگ جم کارپٹ کے نام سے واقف ہیں وہ یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اس عظیم شکاری نے اپنی زندگی صرف آدم خور شیر اور چیتوں کو مارنے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ کسی دوسرے جانوروں کو محض تفریح تباہ کے لیے شکار کرنا اس کے اصول کے خلاف تھا۔ وہ اس قدر مشتاق اور تجربہ کار تھا کہ پک مارک پنجوں کے نشانات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ہی اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیتا تھا کہ وہ نشانات کس آدم خور درندے کے ہیں جو انسانی خون کا پیاسا بن چکا ہے، یا کسی عام شیر اور چیتے کے ہیں جو اس کے نزدیک جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود نہایت معصوم جانور ہے اور انسانوں سے کترا کر گزر جانے کا عادی ہوتا ہے۔ میں چونکا شکار کا شوقین ہوں،
इसलिए जिम कारपेट के हैरत अंगेज और दिलेराना कारनामों की दास्तान में इस कदर मुनहिक हो गया कि मुझे उस शख्स की आमद का कोई एहसास तक न हो सका जो मेरे करीब वाली दूसरी कोच पर कब्जा जमा चुका था। फिर उसकी मौजूदगी का एहसास भी उसी वक्त हुआ जब उसने अब खुद मुझे मुखातब किया था। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम भी मुझे शिकार के धनी मालूम होते हो। जी, मैंने चौंक कर बूढ़े को गौर से देखा। उसने ढीली ढाली खाकी रंग की पतलून और बारीक चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। आंखों में एक अजीब ख्वाबनाक सी कैफियत मौजूद थी। फिर उसने पुराने तर्ज का एक हैट कुछ इस तरह जमा रखा था जैसे वो भी उसके वजूद का एक लाजमी हिस्सा हो। लाइब्रेरी में जा बजा सिगरेट नोशी ममनू होने की तख्तियां मौजूद थी। शायद इसीलिए उसने खुद फरेबी के अंदाज में अपने उल्टे हाथ की उंगलियों के दरमियान एक बुझा हुआ सिगार दबा रखा था। मैंने पहली नजर में उसकी उम्र का तखमीना 60 और 65 के दरमियान लगाया था। उसने अपने सीधे हाथ में लेडी प्रोविजर लोड नाम है जान अंगेज नावल पकड़ रखा था, जिसके सर वर्क पर एक नीम उरिया नौजवान और खूबसूरत लड़की को बारिश में नहाते दिखाया गया था। मैं उसकी जानिब मतवज्जा हुआ तो वह बड़े भूंडे अंदाज में अपने भद्दे होंठों पर मुस्कुराहट बखेरने की कोशिश करता हुआ बोला, जवानी में मुझे भी शिकार का शौक था, लेकिन अब हाथ में राशा आ जाने के सबब मैं ठीक ठीक निशाना लगाने से कासर हूँ। शायद इसीलिए आपने शौक के साथ साथ अपना ज़ौक भी बदल दिया। मैंने उसके हाथ में दबी किताब पर एक उचटती हुई निगाह डालते हुए मुस्कुराकर तंज किया, तुम नौजवानों में बस यही एक खराबी है कि वो हर शय को सिती नजरों से देखने के आदी होते हैं। वो कदरे नागवारी लहजे में बोले, क्लासिकी अदब को भी तुम लोगों ने फैशन निगारी समझ रखा है। मादाम बारावर्दी और लेडी जोसेफिन नाम मशहूर जमाना किताबों को तुम्हारे जैसे नौजवान छुप कर चोरी चोरी पढ़ना जरूर पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी अखलाकी जुरात नहीं होती कि उन फन पारों की कदर कर सको। अगर आपको मेरी बात नागवार गुजरी है तो मैं माफी का दरख्वास्तगार हूँ। मैंने बूढ़े से पीछा छुड़ाने की खातिर कहा। मादरत और माफी दोनों मेरे नजदीक मुतमम्मल अल्फाज हैं, फरार हासिल करने का एक भोंडा तरीका। उसने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए कहा, फिर यक लख्त बड़ी राजदारी से बोला, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुमसे अभी तक कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ? मैं समझा नहीं। मैंने संजीदगी से वजाहत चाही। अभी कुछ देर पहले तुम डाइनिंग हॉल में एक ऐसी खूबसूरत और कम सन लड़की के साथ राजो नियाज में मसरूफ थे जिसने बिकनी टाइप लिबास पहन रखा था। क्या तुम इस लिबास को उरियानियत के ज़मरे में शुमार नहीं करोगे? आपको गलतफहमी हुई है मोहतरम, मैंने तेजी से जवाब दिया। वो लड़की मेरे लिए कतई अजनबी है। आज पहली बार वो मुझसे मिली थी और जिसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। मुलाकात हमेशा पहली बार होती है। बूढ़ा बड़े भूंडे अंदाज में मुस्कुराया। बेतकल्फी और अखलाक की हदों को रफ्ता रफ्ता फलांगा जाता है और ये भी दुरुस्त है कि पहली मुलाकात में सिर्फ एक फरीक की मर्जी को दखल होता है, फिर दूसरे को अपना हम ख्याल बनाकर ही मुलाकात के सिलसिलों को आगे बढ़ाता है। बूढ़ा एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका और फिर सर्द आह भरकर बोला, वो जो मुझे तन्हा छोड़कर अब का फन का में सकून की अब्दी नींद सो रही है, उसके और मेरी मुलाकात भी पहली बार इसी तरह एक होटल में हुई थी। मैं उसके हुस्न से मुतासर होकर उसकी जानब बढ़ा था। पहली मुलाकात में एक अजनबी से गुफ्तगू करते हुए वो भी झटकी थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता हिजाब के पर्दे हमारे दरमियान से हटते चले गए। वो भी मेरी तरह मतवस्त तबके से ताल्लुक रखती थी, इसलिए हमने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। जिंदगी के 25-30 साल इस तरह गुजर गए जैसे कल की बात हो। फिर वो एक मोजी मर्द का शिकार होकर इस दुनिया से कूच कर गई और मुझे दुनिया के हंगामों में बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार छोड़ गई। अब सिर्फ उसकी याद बाकी है जिसे मैंने अपने जीने का सहारा समझ लिया है। मुझे उस बूढ़े की दास्तान से कोई सरोकार नहीं था। चुनाचे मैं घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, आपका क़याम उसी होटल में है? नहीं, लेकिन मैं हर रोज तकरीबन उसी वक्त उस लाइब्रेरी में आ बैठता हूँ। पहले मुझे कुतुब बीनी का इतना शौक नहीं था, लेकिन अब मुझे इस वक्त एक जरूरी काम से जाना है। मैंने उसे टालते हुए कहा, हो सकता है हमारी दूसरी मुलाकात फिर उसी जगह हो। मैं अब इतना नासमझ भी नहीं हूँ कि एक मोटी सी बात भी ना समझ सकूं। उसने कुछ अजीब नजरों से मुझे घूरते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तुम महज मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए खूबसूरत बहाना तराश रहे हो। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप मुझे खासे समझदार मालूम होते हैं। मैंने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया। बूढ़े की बातें मेरे लिए तकलीफदा साबित हो रही थी। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी गिरफ्त
उसकी उम्र के मुकाबले में खासी मजबूत थी। नहीं मेरे दोस्त, तुम आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकोगे, उसने सरसराते हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? मुझे पहली बार एक खतरे का एहसास हुआ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, उसने मदम मगर तोहकमाना अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारी इत्तला के लिए यह भी अर्ज कर दूं कि मैं इस वक्त यहाँ तनहा नहीं हूँ, मेरे 2 साथी और भी हैं, और अगर तुमने मेरे इशारों पर अमल करने से गुरेज किया तो शायद तुम्हारी मौत भी बिल्कुल उसी अंदाज में वाक़या हो जिस तरह तुम्हारे साथी ने सी व्यू के साहल पर ग्रीशिया के डुप्लीकेट को ब्लू पाइप के जरिए अपना निशाना बनाया था। कौन हो तुम? मैंने दबी जबान में सवाल किया। फिलहाल तुम मुझे अपने लिए बेजरर ही समझो, लेकिन हुक्म अदूली की सूरत में मैं तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता भी साबित हो सकता हूँ। उसका लहजा सर्द और शफाक था। मुझे क्या करना होगा? हालात के पेश नज़र मैंने हथियार डालते हुए पूछा। तुम्हें खामोशी से दोस्ताना अंदाज में उठकर मेरे साथ पार्किंग लॉट तक चलना होगा, जहां मेरी कार तुम्हारी मुंतजिर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद तुम्हें एक मखसूस इमारत में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। तुम्हें इस काम के एवज कितने मुआवजे की पेशकश की गई है? इन बातों से तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा, हम सौदेबाजी के कायल नहीं हैं। मेरे जहन में लेडी मकलानस के कहे हुए अल्फाज गूंजने लगे। उसने कहा था कि मुझे एक बार फिर अगवा करने की कामयाब कोशिश की जाएगी। उसके साथ ही उसने ताकीद भी की थी कि अगर मैंने मज़ाहमत की कोशिश की तो खसारे में रहूंगा। मेरी जेब में भरा हुआ ऑटोमेटिक मौजूद था। मैं अगर चाहता तो अपने बचाव के लिए कोशिश कर सकता था। हम जिस जगह बैठे थे वहाँ कुर्बो जवार में कोई तीसरा शख्स नहीं था। फौरी तौर पर एक आदमी से मुकाबला करना मेरे लिए कुछ ऐसा दुश्वार भी नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शायद मेरी खामोश रहने के फैसले पर लेडी मकलानस की पुरअसरार शख्सियत को खासा दखल हासिल था। क्या सोच रहे हो? बूढ़े ने कहा, जो मेरे ख्याल में मेकअप में था। फैसला कौन अंदाज इख्तियार किया। खामोशी से मेरे हुक्म की तामील करोगे या अजियतनाक मौत मरना पसंद करोगे? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। गुड, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। बूढ़े ने उठते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम हर वक्त मसला रहने की आदी हो, शायद इस वक्त भी हो, लेकिन ज्यादा होशियारी का मुजाहरा करने की हमाकत ना करना, वरना नताइज की जिम्मेदारी हमारे आदमियों पर नहीं होगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक सानी के लिए मेरे असाब में तनाव की सी कैफियत पैदा हो गई, लेकिन मैंने जल्द ही अपने आप पर काबू पा लिया। खामोशी से उठा और बूढ़े के साथ चलता हुआ पार्किंग लॉट तक चला गया, जहां एक सफेद रंग की कार मौजूद थी जिसमें मुझे बैठने का हुक्म मिला। पिछली नशस्त पर एक शख्स पहले से मौजूद था। मैंने खामोशी से कदम उठाए और उसके बराबर बैठ गया। दूसरे शख्स ने स्टीयरिंग संभाल लिया। इंजन स्टार्ट होने की आवाज उभरी। कार तेजी से रास्ता बनाती हुई होटल से बाहर खुली सड़क पर आ गई। फिर एक मोड़ काटने के बाद अचानक पिछली नशस्त पर बैठे हुए शख्स ने बड़ी फुर्ती से एक भीगा हुआ रुमाल मेरी नाक पर रख दिया। उसकी गिरफ्त खासी मजबूत थी। मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की जद्दोजहद की, मगर शायद वो क्लोरोफार्म ही था जो तेजी से मेरे असाब को मफरूज कर रहा था, और फिर मेरा जहन गुप्त अंधेरों में डूबता चला गया। मेरे जहन से बेहोशी के असरात बेतदरीज ज़ाइल हो रहे थे। मेरा दिमाग अब पूरी तरह काम कर रहा था और इन हालात के बारे में गौर कर रहा था जिसके तहत होटल की लाइब्रेरी से एक खबीस बूढ़े ने मुझे अगवा किया। लेकिन मुझे अगवा करने वाले अफराद कौन थे? होटल के काउंटर में मैंने चीफ इंस्पेक्टर पाउल को भी देखा था। वो चौंका लेडी मकलानस की वजह से मेरी शख्सियत में दिलचस्पी ले रहा था, इसलिए मेरा ख्याल था कि उसने अपने शुबे के 1-2 सादा लिबास वालों को भी मेरी नकलो हरकत की निगरानी पर जरूर तैनात कर रखा होगा। रोज हार्वर्ड से मेरी मुलाकात जिस माहौल में हुई थी वो भी मेरे लिए हैरान कुन था। अभी मैं जहनी जिम्नास्टिक करने में मशगूल था कि उस खूबसूरत मिस्री नसाद कबीरे डांसर को कमरे में दाखिल होता देखकर चौंक उठा। वो 100% मर्जीना अल हबीब थी, जिसे मैंने पहली बार ग्राहम के इशरत कदे में देख चुका था। लकी स्टार से वापसी पर मुझे अपनी जेब में इसका एक टाइप शुदा पैगाम मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं उसे अच्छा लगा हूँ और वह मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश करेगी। गोया अपनी ख्वाहिश की तकमील की खातर अब गरीशा के बाद एक और हसीन औरत ने मुझे अपना हदफ बनाने की चाल चली थी। अगर मैं बदकमाश होता तो यकीनन अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करता, लेकिन मैंने खुश फहमी का शिकार होने से गुरेज किया। हो सकता था कि मर्जीना अल हबीब भी ग्राहम की शतरंज की बसात का एक मोहरा हो, जिस पर मुझे शय और मात करने की गरज से आगे बढ़ाया गया हो, मगर ग्राहम को इन बातों में वक्त ज़ाया करने की क्या जरूरत थी।
वो एडी या फिर अपने और किसी उजरती कातल के जरिए मुझे ठिकाने लगवा सकता था। वो शॉर्टकट की बजाय तवील रास्ते इख्तियार कर रहा था। आखिर क्यों? इसका मकसद क्या था? क्या वो मुझे ऐसा पहुंचाकर नदीम को इस बात पर मजबूर करना चाहता था कि वो अपने तमाम शेर उसके हाथ फरोख्त कर दे? मेरी निगाहें मर्जीना के हसीन चेहरे पर मरकूज थीं। इस वक्त वो किसी रकासा के लिबास में अपनी उरियानियत मुजाहरा नहीं कर रही थी, बल्कि उसने मिस्री तर्ज के तंग पांचे की ढीली ढाली शलवार और बंद गले की कमीज पहन रखी थी। लेकिन उसकी मस्त निगाहों से इस वक्त भी गर्दिश में आए हुए पैमाने छलकते नजर आ रहे थे। मेरे करीब आकर वो खास अदा से रुक गई। मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार और लगावट भरे पागल कर देने वाले अंदाज में बोली, मेरे आदमी ने तुम्हें यहाँ तक लाने में कोई ज्यादती या बुरा सलूक तो नहीं किया? नहीं, मैं झल्ला कर बोला, तुम्हारे महजब आदमी ने दस्त बदस्ता होकर मुझसे यहाँ आने की दरख्वास्त की थी और मैं हंसी खुशी अपनी मर्जी से उनके साथ यहाँ तक आ गया। फिर क्या? मर्जीना के गुदाद होंठों पर एक दिल नवाज तबस्सुम की लहर दौड़ गई। फिर शायद तुम्हारी इस ख्वाबगाह के सहर अंगेज माहौल ने मुझे थपकियां देकर सुला दिया था। मैंने जले कटे लहजे में तलमला कर रह गया। जिस रोज तुम ग्राहम से मिलने आए थे उसी रोज मैंने पहली नजर में तुम्हारी सलाहियतों को भांप लिया था। क्या मतलब? मैं चौंका। यही कि तुम एक साफ गो और दिलेर शख्सियत के मालिक हो। ना होते तो कम अज कम शेर की खचार में दाखिल होकर शेर से निगाहें मिलाने की हमाकत कभी ना करते। वो मेरा जाती मामला था, अब तुम मेरा जाती मामला हो। वो बड़ी बेबाक से मुस्कुराते हुए मेरे करीब ही बिस्तर पर बैठ गई। मैं हड़बड़ाकर उठा तो वो सर की एक जुम्बश से नागन जुल्फों को पुश्त की जानब उछालते हुए बोली, मर्जीना को जो चीज पसंद आ जाए फिर वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठती। बड़ी पाकीज़ा आदतों की झलक नजर आती हो। मैंने उस पर गुस्से से तंज किया। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं इस वक्त ख्वाबगाह में तुम्हारे सामने बिल्कुल तन्हा मौजूद हूँ। मेरा कोई दूसरा आदमी भी कहीं आस पास मौजूद नहीं। तुम्हारी जेब में तुम्हारा ऑटोमेटिक भी माँ एक भरे हुए फाजल मैगजीन के साथ मौजूद है। अगर तुम मुझसे नफरत का इजहार करना चाहते हो तो अपना ऑटोमेटिक निकालो और मेरे वजूद को छलनी काट डालो। मैं उफ भी नहीं करूंगी। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर अपना हाथ जेब में डाला। मर्जीना ने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। मेरा ऑटोमेटिक फाजल मैगजीन के साथ मेरे पास मौजूद था, लेकिन मैंने उसे निकालने की कोशिश नहीं की। मर्जीना के बारे में सोचने लगा, जो मेरे लिए एक मुश्किल औरत साबित हो रही थी। मेरे जहन में कई सवाल बड़ी तेजी से यक्के बाद देगरे उभर रहे थे। क्या मर्जीना जो कुछ कह रही थी वो सदाकत पर मबनी था या इसमें भी उसकी कोई गहरी चाल पोशीदा थी? वो ग्राहम के लकी स्टार की रकासा थी, उसके लिए चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। फिर उसने मेरा ही इंतखाब क्यों किया? क्या ये महज इत्तेफाक था या इस हरकत के पुसे पश्त कोई गहरी साजिश कार फरमा थी? हो सकता है कि ग्राहम के बजाय एडी से मिली हुई हो और उसी के इशारों पर अपनी अदाकारी का मुजाहरा कर रही हो। अगर मैं उसे मार देता तो कातिल की हैसियत से कानून के आहनी शिकंजों में जकड़ कर रह जाता। मैं इस वक्त जिस रिहायशगाह में मौजूद था उस पर पुलिस की रेड भी मुमकिन हो सकती थी और मर्जीना का बयान मुझे उसके अगवा का मुल्ज़म भी करार देने के लिए बहुत काफी था। किस ख्याल में खोए हुए हो? मुझे यहाँ किस मकसद के लिए लाया गया है? मैंने उसे घूरते हुए सवाल किया। मैं कुछ दिनों से अपना मेहमान रखकर तुम्हें बहुत करीब से देखना चाहती हूँ। जब दिल भर जाएगा तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। गोया इस घर में मेरी हैसियत कैदियों जैसी होगी। नहीं, वो तेजी से बोली, तुम इस घर में भी मुकम्मल आज़ादी के साथ जहाँ चाहो घूम फिर सकते हो, लेकिन फाटक से बाहर उस वक्त तक कदम निकालने की हिमाकत ना करना जब तक मैं तुम्हें इसकी इजाज़त ना दे दूं, वरना नताइज में तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। गरीशा से वाकिफ हो? मैंने उसे टटोलती नजरों की खातर दरियाफ्त किया। हाँ, वो ग्राहम की मंजूर नजर है। मर्जीना मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तुम उसे बदनामी जमाना मलका क्लोपेत्रा का जानशीन भी कह सकते हो, जो मर्दों को दादे ऐश देने के बाद अखफाए रात के सबब मौत के घाट उतरवा देती थी। ग्राहम को ये सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद गरीशा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे ये भी मालूम है कि एडी भी गरीशा के हुस्न से इस्तिफादा कर रहा है, लेकिन तुम मेरा शुमार उस फहरिस्त में नहीं कर सकते जिसमें गरीशा का नाम आता है। मैं समझा नहीं। मैं मैन किलर नहीं हूँ, वो अजीब अंदाज में गोया हुई। मैं सिर्फ खूबसूरत और हसीन चीज़ों की शैदाई हूँ। उन्हें करीब से देखना और परखना मेरी भाभी में है।
میں نے آج تک کسی گلاب کے مہکتے پھول کو ٹہنی سے توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اس سے والہانہ عشق ہے، لیکن میں صرف اس کی مہک اور جاذبیت کو قریب سے دیکھ کر گزر جاتی ہوں۔ لیکن کسی آزاد پنچھی کو پنجرے میں بند رکھنا ذوق کی تسکین کے زمرے میں تو شمار کیا جا سکتا ہے، مگر ذوق کے یہ تسکین پرندوں کی قوت پرواز کی شدتوں میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔ تم شاعروں جیسی باتیں کر رہے ہو، وہ بے پرواہی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے شاعری سے بھی والہانہ عشق ہے، لیکن جو بات حد سے تجاوز کر جائے وہ مجھے ہمیشہ گراں گزرتی ہے۔ مثلا فارسی کے ایک شعر میں شیرازی نے کسی دوشیدہ کے لیے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ اپنے عاشق کا دل اپنی مٹھی میں کر لے تو وہ اس کے حسین گالوں پر موجود سیاہ تل پر سمرقند اور بخارا بھی قربان کر سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ دروغ کوئی اور فریب نہیں؟ مجھے یہاں کتنے دنوں مہمان رکھا جائے گا؟ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ حالات پر منحصر ہے، حالات پر یا تمہاری مرضی پر ہے۔ ایک ہی بات ہے، اس نے مجھے پھر الجھانے کی خاطر کہا۔ ہو سکتا ہے میں کل ہی تمہیں آزاد کر دوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری مردانہ وجاہت، تمہاری معصوم اور بھولی بالی صورت اور اس کے اندر پوشیدہ جاذبیت کو محسوس کرنے میں برسوں بیت جائیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم مجھے ایک بار گولی مار کر ہمیشہ کے لیے ان کمپسائی ارزاق کے اندر محفوظ کر لو، جس کے ذریعے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی اہراموں کے اندر فرعونوں کی لاشیں روز اول کی طرح محفوظ ہیں؟ انسان کے جسمانی اجزاء اگر متحرک نہ ہوں تو پھر میرے نزدیک ان میں اور سرد لاشوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مرجینہ نے اپنی منطق پیش کی۔ تم فکر مند نہ ہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کسی کی آزادی سلب کرنے کے بعد اسے تسلیاں دینا میرے نزدیک ایک اذیت ناک عمل ہے۔ تم میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، ان کی گہرائیوں میں تمہیں صحراؤں میں پھوٹنے والے وہ سوتے بھی نظر آئیں گے جس کے کنارے بیٹھ کر کسی تھکے ماندے مسافر کو ایک خاص فرق کا احساس ہوتا ہے، زندہ رہنے کی تمنا بڑھ جاتی ہے، ایسا سکون محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ کے ذریعے جن کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ میں تمہاری اس منفرد قید سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر خودکشی بھی کر سکتا ہوں، میں نے جھلا کر جواب دیا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، وہ یکلخ سنجیدہ ہو گئی، اس لیے کہ گراہم بھی یہی چاہتا ہے، اور ایڈی وہ جمی کی موت کے بعد تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میری نظر انتخاب نے تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ بھی فراہم کر دی۔ دولت میں قوت ہوتی ہے، میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جو لوگ تمہارے اشارے پر آج مجھے اٹھا کر جہاں لائے ہیں، وہی کل دولت کے لالچ میں اگر گراہم یا ایڈی کے ہاتھوں خود کو فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ مرجینہ کو اپنے آدمیوں پر اعتماد ہے، وہ بڑے وثوق کے ساتھ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ وہ اپنی گردنیں تو کٹا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قیمت پر اپنی وفاداری کا سودا نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی یہی خود اعتمادی بڑی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ تم کچھ دیر آرام کرو، میں پھر آؤں گی، مرجینہ نے بدستور بڑی روانی سے اردو بولتے ہوئے کہا، پھر مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی خواب گاہ سے باہر چلی گئی۔ میں مجبوراً بستر پر دوبارہ لیٹ کر مرجینہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ جس انداز میں نے اسے گراہم کے لیے جام تیار کرتے دیکھا تھا، وہ ان باتوں کی نفی کرتا تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے مجھ سے کی تھی۔ گراہم کے کمرہ خاص میں مرجینہ کا عریاں لباس بھی اس کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ یوں بھی وہ ایک رقاصہ تھی جس کا پیشہ ہی اس بات کا متقاضی تھا۔ دروازے پر دوبارہ کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری تو میرے خیالات کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ میں نے بے دلی سے دروازے کی سمت دیکھا، پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آیا۔ پھر میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ میں کسی زہر زدہ انسان کی طرح پلکیں جھپکائے بغیر لیڈی مکلانس کو دیکھ رہا تھا، جو حسب معمول اسی لباس میں ملبوس تھی جو اس کی پر اسرار شخصیت میں سوگواری کو نمایاں کرتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اس وقت بھی وہی مخصوص چمک نظر آ رہی تھی جس کے اندر میں طاغوتی قوتوں کا ہیجان انگیز رقص محسوس کر چکا تھا۔ میری کیفیت اس وقت کسی طلسماتی فلم کے اس ہیرو جیسی تھی جسے کیمرہ ٹرک کے ذریعے بھیانک صورتوں اور نمایاں اور غائب کر دینے کی وجہ سے خوف زدہ کرنے کے صورتحال سے پیدا کی جاتی ہے۔ لیڈی مکلانس کا وجود بھی اس وقت میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ اس کی پر اسرار شخصیت نے شاید میرے الجھے ہوئے ذہن کو تسلی دینے کی خاطر انسانی حولے کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ غالباً میری اپنی نگاہوں کا فریب تھا جس نے مجھے شراب کی کفیوں سے دو چار کر رکھا تھا۔
मैं उसके ख्याली पीकर को फटी फटी निगाहों से देख रहा था। इस कदर हैरत से मुझे क्यों देख रहे हो? लेडी मकलारस के होंठों पर को जुम्बश हुई। उसकी मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी मैं दोबारा चौंका। जो कुछ मैं समझ रहा था वो दुरुस्त नहीं था। लेडी मकलारस की ख्वाबगाह में मौजूदगी मेरे जहन की पैदावार या कोई ख्वाब नहीं थी। वो अपने असली रंगो रूप में एक जिंदा हकीकत की तरह मेरे सामने खड़ी थी। आप और यहाँ मैंने खुद पर काबू पाते हुए अपनी हैरत का इजहार किया। क्या मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी आयद है? मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने जल्दी से वजाहत की। दरअसल मैं इस वक्त लकी स्टार की मिस्री कबीरे डांसर की कैद में हूँ। उसने मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि इस रिहायशी मकान के खारजी और दाखिली तमाम दरवाज़ों पर सख्त पहरा है और उसकी इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। तुम लेडी मकलानस का शुमार परिंदों में कर रहे हो। उसने सपाट अवांदाज में मुझे घूरा। उसके लहजे से नागवारी मुतरशे थी। मैं माफ़ी का खवस्तगार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जहनी कफ़ियत का बखूबी इल्म है। मेरे अजीज़, वो मेरा जुमला कतई करते हुए बोली, मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त मर्जीना की तहवील में हो। उसकी असलियत क्या है ये बात भी मुझसे पोशीदा नहीं। वो एक बासलाहियत और ख़तरनाक किस्म की औरत है। मैंने इसीलिए पेश गोई की थी कि तुम अपने अगवा में किसी मज़ाहमत या ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करते तो शायद तुम्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान से दो चार होना पड़ता। क्या उसने मुझे ग्राहम या एडी के इशारे पर अगवा किया है? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। ग्राहम और एडी, लेडी मकलानस ने सरसराते लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि अब मुझे ग्राहम को कोई मुनासिब सबक सिखाना पड़ेगा। मर्जीना ने मुझे बताया था कि जमी की मौत के बाद से एडी भी मेरे खून का प्यासा हो रहा है। परेशान मत हो। मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हूँ तुम्हें किसी जानलेवा हालात से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेडी मकलानस ने खिलाफ में घूरते हुए कहा, इसके अलावा भी कोई ताकत इंसानी से तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। मैं समझा नहीं। वो पुरइसरार कुव्वत जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, जिसने मुझे भी तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया है। मैं कोशिश बेसार के बावजूद अभी तक उस नादीदा कुव्वत के राज से नावाकिफ हूँ, लेकिन मैं अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करूँगी। लेडी मकलानस ने उलझे हुए लहजे में कहा, एक न एक दिन मैं उस कुव्वत के राज को ज़रूर पालूंगी। उसके बारे में मैं यकीन से कोई हतमी बात नहीं कह सकती, लेकिन मेरा इल्म इस बात की निशानदही ज़रूर करता है कि जब तक वो ताकत तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हें मौत से हमकिनार नहीं कर सकती, शायद मैं भी नहीं। लेडी मकलानस, जिसकी ज़ुबान से कही हुई कोई बात कभी गलत साबित नहीं हुई, जिसकी आंखों में एक जुम्बश ही दुश्मनों की सरकोबी के लिए बहुत काफ़ी होती है, पिंडत बंसी दर की सूरत में तुम मेरी कुव्वत का एक मामूली सा तमाशा देख चुके हो।